क्योंकि लालू यादव ये नहीं कह रहे कि कोई यादव लड़का बने, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा अगला सीएम बने। आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं, अगर वो ब्राह्मण का, भूमिहार का या इसके अलावा राजपूत का अगर टोला है, तो आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। या तो आप हाथ में पकड़िए या साइकिल में तो उसको बांध करके लेके चलिए। उस समय ऐसा होता था अगर आप साफ कपड़े पहन के जा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे आप वीर घर के, आपका अपहरण हो जाए। अगर आपके 2 बेटे दिल्ली में काम करते हैं तो आपका अपहरण हो जाएगा क्योंकि उसका बेटा कम है। कि क्या बिहार की पॉलिटिक्स में गुंडाई और पावर के दम पे जीता जा सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे भी जो आप रील वायरल देखते होंगे, अनंत सिंह एकदम दबदबा है, गुंडाई कर रहे हैं खुलेआम। जो छोटी जाति का अपराधी है उसको ना बदमाश कहा जाता है, लेकिन कोई बड़ी जाति का अपराधी है ना उसको बाहुबली कहा जाता है। अपराध दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो उपाधि दी जा रही है किसी को बाहुबली की दी जा रही है, किसी को बदमाश की दी जा रही है। आरजेडी का था YM यादव और मुस्लिम, और बीजेपी का था युवा और महिला। आप यादवों में भी आप देखेंगे कि पूरी तरह से यादव जो हैं, अगर 17-14% यादव बिहार में हैं, तो वो पूरी तरह से आरजेडी के साथ नहीं है। अगर इसी तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता गया और फ्री फीस बांटती गई तो हो गया बिहार का विकास। कैसे होगा जब पैसे ही इस तरीके से लुटाए जाएंगे? कि प्रशांत किशोर का उस तरह से जो प्रदर्शन चुनाव में नहीं रहा, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि वो हारे हैं। तो क्या आरजेडी को या यादव समाज को, अब क्योंकि बिहार में यादव मतलब आरजेडी हो गया है, क्या आरजेडी को अपने एक नए नेता की जरूरत है? क्या तेजस्वी यादव उसको नहीं संभाल सकते? अभी आप देखेंगे जीतनराम मांझी का, उनका बड़ा सोच समझ कर उन्होंने अपने पार्टी का नाम हम रखे थे। उन बेटा है, दामाद है, बहू है। क्या युवा क्या सच में राजनीति से जुड़ रहा है या आज भी 500 रुपए का झंडा और बहसबाजी में लगा होगा? नीतीश कुमार की सरकार आ गई, खुश हैं आप? हुई कि उन्होंने 10,000 बांटे, तो क्या उनका 10,000 वाला फॉर्मूला काम कर गया? क्या उनके जीतने का पीछे का कारण ये भी था? क्योंकि जाति व्यवस्था बिहार से जाती नहीं। हिंदुस्तान है, जब तक जातिवाद रहेगा ये खत्म होने वाला नहीं है। कि गुजरात में या दक्षिण भारत में या देश के अलग अलग भागों में उनके जो हस्बैंड है या बेटा है लगातार धक्के खाता है, गालियां खाता है, लेकिन वो मोदी जी के प्यार में मस्त है। जो खुद गा रहे हैं, हाँ, मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में रहे। हाँ। जहाँ की मिट्टी में बदबू नहीं, मेहनत की खुशबू आती है। जहाँ की गलियों में सपने पलते हैं, लेकिन हकीकत उन्हें तोड़ जाती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बिहार और उनके युवाओं की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं बिहार के 2 युवा, ब्रिजलाला और कुंदन। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो समय बर्बाद करते नहीं और सीधा प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आप दोनों से यही है कि बिहार का युवा क्या सच में राजनीति से जुड़ रहा है या आज भी 500 रुपए का झंडा और बहसबाजी में लगा हुआ? आपका क्या राय है ब्रिजलाल? जैसा आपने प्रश्न, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करना चाहता हूं आपके इस शानदार पॉडकास्ट के लिए और शुभकामनाएं भी। आपने प्रश्न किया कि बिहार का युवा आज क्या केवल 500 रुपए में या झंडा में ही व्यस्त है या वास्तव में राजनीति को समझ रहा है। तो मेरा मानना है कि आप इस प्रश्न को ब्रॉड रूप में यानी विस्तृत रूप में देखेंगे तो आज भी युवाओं का राजनीति के प्रति रुझान उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। राजनीति को आज हम केवल उस परिप्रेक्ष्य में बना चुके हैं कि केवल जब चुनाव आने के साथ झंडे के रूप में या हिंदुत्व की राजनीति के रूप में या परिवारवाद के रूप में देख सकते हैं या जातिवाद के रूप में देख सकते हैं। तो आज स्थिति ये है कि जनता जो है चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप देखेंगे किसी भी दल के समर्थक जो हैं या युवा हैं, वे सभी आप देखेंगे कि चाहे जितनी भी गतिविधियां करें, लेकिन आप इस चीज को देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से जो राजनीति की मूल संवेदना होती है या जो राजनीति का जो मूल विचार है उससे लगातार बाहर हैं और केवल आप देख सकते हैं कुछ चंद पैसों के लिए गाड़ी में तेल डला देने के लिए या पैसे देने के लिए चल रहे हैं वो। आई एग्री विद योर पॉइंट। कुंदन, आपका क्या मानना है? मैं इन्हीं की बात को आगे मतलब बढ़ाते हुए मैं भी इस पक्ष पर जोर देना चाहूँगा कि जो राजनीति है आजकल, खासकर बिहार की बात करें तो वहाँ के युवा में उस तरीके की जागरूकता नहीं है कि राजनीति में हम जाएं तो अपने अधिकारों के लिए लड़े, बल्कि वो राजनीति में सिर्फ इसलिए है कि उनको एक तरीके से पैसों के लिए कि जितने दिन राजनीति चल रही है वहाँ पे तो नारेबाजी के लिए या वहाँ जो एक तरीके से कि अपना खर्चा निकल जाए। तब आप यही मैं समझ गया आप कहना चाहते हैं कि एक तरीके से बस, हाँ, अगर हमें अपना फायदा दिख रहा है युवा को, उसमें अगर झंडा ही भराना उसको पेट्रोल भरा दिया जाता है तो मतलब अभी भी है कि हाँ पैसों में वोट बिक रहे हैं। बिल्कुल पैसों के लिए। नीतीश कुमार की सरकार आ गई, खुश हैं आप? सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को शुभकामनाएं देता हूं, उनका स्वास्थ्य मंगल हो और वे बिहार को अगले 5 वर्ष में बेहतर कर पाएं। लेकिन
आप देखेंगे इस चुनाव में मैं नीतीश कुमार का व्यक्तिगत रूप से मतलब खंडन नहीं करूंगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार हैं, अन्य लोगों की अपेक्षा तो हम देख ही सकते हैं। जैसा कि उन्होंने, आप देखेंगे जब से 2005 से मुख्यमंत्री बने हैं तो अनेक ऐसे काम किए हैं जिसका अगर हम निष्पक्ष तरीके से देखें तो आप नकार नहीं सकते, चाहे वो महिलाओं को लेकर बात किया जाए या अन्य तबकों को लेकर बात किया जाए। लेकिन बाद के समय में आप देखेंगे कि वो केवल जब केंद्र की सरकार के साथ समन्वय होता है, फिर कई बार पलटी मारते हैं, तो इन सब चीज़ों के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी सरकार जब शुरुआत में आता है तो उसके पास एक ऊर्जा होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप दलों के साथ बंध जाते हैं तो आपका यही लक्ष्य हो जाता है कि हमारी कुर्सी किसी तरह से बची रहे। तो इस कारण से नीतीश कुमार जो वास्तविक उद्देश्य को लेकर चले थे, मुझे लगता है कि शायद वह पूरा नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि आप बीपीएससी के आंदोलन को देख सकते हैं और अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे जो है गतिहीनता जो है हो जाती है जब आप अन्य सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं और कुर्सी से आप चिपक जाते हैं। तो कुंदन, मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीतीश कुमार जीते हैं तो क्या उनका एक नारा, उनके एक फायदे की बात हुई कि उन्होंने 10,000 बांटे, तो क्या उनका 10,000 वाला फॉर्मूला काम कर गया? क्या उनके जीतने का पीछे का कारण ये भी था? जीतने के उनके जो कारण हैं उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक कारण बिल्कुल रहा है कि जो 10,000 का जो मामला है, खासकर महिलाएं जो बिहार में बहुत अशिक्षित हैं, और वैसे इलेक्शन के समय ही इस तरह की जो 10,000 का फॉर्मूला अपनाया गया है, ये निश्चित रूप से वोट बैंक के लिए ही बहुत ही कारगर साबित हुआ है। मैं मान सकता हूँ इस बात को। एक कारण ये भी माना जा रहा है, देखिए ये बात माननी पड़ेगी कि बिहार में एक जातिवाद मेन रोल प्ले करता है इलेक्शन में। बिल्कुल, क्योंकि जाति व्यवस्था बिहार से जाती नहीं है जी, ठीक। तो बीजेपी, सबका ये मानना है कि आरजेडी और बीजेपी के 2 YM मॉडल चल रहे थे, वाई और एम। आरजेडी का था YM यादव और मुस्लिम, और बीजेपी का था युवा और महिला। तो क्या कारीगर करा? और मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जातिवाद हमेशा ही ऐसा रोल प्ले करता रहेगा बिहार के इलेक्शन में। सबसे पहले तो आपके प्रश्न को थोड़ा सा और व्यापक रूप से समझाना चाहूंगा। जैसा आपने बात किया MY समीकरण की बात किया, या अगर हम बीजेपी के देखें तो युवा और महिला 2 चीजों को हम देख सकते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में आप देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुआयामी दृष्टिकोण आप देख सकते हैं। आजकल युवाओं में, खासकर के पिछड़ी जातियों में भी या यादवों में भी देखेंगे हिंदुत्व की राजनीति रास आने लगी है। आप देखेंगे छोटे छोटे मुद्दों में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर इस तरह से चीजें फैलाई जाती हैं। हालांकि आप देखेंगे कि अभी भी जो आरजेडी का कोर वोटर है वो लालू के बनाए हुए विरासत को ही कर रहा है। हालांकि कई छिटके भी हैं। आप यादवों में भी आप देखेंगे कि पूरी तरह से यादव जो हैं, अगर 17-14% यादव बिहार में हैं तो वो पूरी तरह से आरजेडी के साथ नहीं है। आप इसमें से अनेक जो देख सकते हैं कि आप बीजेपी के भी साथ हैं, यानी हिंदुत्व की राजनीति रास आनी, जैसा मैंने पहले बताया। और बीजेपी जिस प्रकार से उन्होंने लड़ा है, स्ट्रेटजी के साथ लड़ा है, तो हम मानना पड़ेगा कि उनकी संगठनात्मक जो क्षमता है वो बढ़िया है। लेकिन अंत समय में जो 10,000 देने का काम है, तो आप अगर इन सब योजनाओं को आप ला रहे हैं, केवल चुनाव के 6 महीना पहले तक ला रहे हैं, और आप युवाओं और महिलाओं की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब परिवारवाद और जातिवाद की जड़ें आप अगर देखेंगे तो आप में अंदर भी है। आमतौर पर यह कहा जाता है, आप ये देखेंगे कि जो निचली जातियां हैं उनको आप देखेंगे कि एक जाति विशेष का नेता बना दिया जाता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एक ब्राह्मण जो है ब्राह्मण समुदाय का नेता है, वो एक पूरे समुदाय का नेता हो जाता है। यानी आप अगर किसी भी चीज का नेतृत्व करेंगे तो जब बड़ा जो तथाकथित जो स्वर्ण जातियां हैं उनके अनुसार वो व्यापक रूप का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। चिराग पासवान कभी भी व्यापक रूप का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो किसी खास जाति से है और उस जाति के नेता में उसको ढाल दिया गया है। तो ये जातिवाद की जो जड़ें हैं आमतौर पर सवर्णों में मतलब ज्यादा देखा जाता है। आप इस चीज को सहमत हो या सहमत ना हो, लेकिन अब इसमें यह है कि जब जो निचली जातियां हैं वो अगर अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होती हैं तो आप उन पर जातिवाद का धब्बा लगा देते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर उस चीज को मिटा देंगे तो मुझे लगता है कि ये जातिवाद की जड़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आई एग्री। जो एक तरीके से फ्री बीज बांटे जा रही हैं, 10,000 दे दो। इससे पहले बिहार के इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार ने चालू कर दिया था कि मेरे ख्याल से जो वृद्धा पेंशन है वो कुछ से बढ़ के 500 या 600 से बढ़ के 2100 हो गई है, 1100 हो गई है। हाँ, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंडिचर देखिए, हमारे एक्सपेंडिचर को नहीं हावी कर रहा।
जो हमारा 2025-26 का बजट था बिहार का, वो था 3,16,000 करोड़, जिसमें से 2,50,000 करोड़ हमारा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 60,000 करोड़। अगर इसी तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता गया और फ्रीबीज बढ़ती गई तो हो गया बिहार का विकास कैसे होगा? जब पैसे ही इस तरीके से लुटाए जाएंगे तो विकास कैसे होगा? आपका क्या मानना है? जातिवाद वाला प्रश्न जो था आपका, देखिए बिहार में ही क्या पूरे देश में जातिवाद है, और हमेशा मुझे लगता है कि ये जातिवाद रहेगा। जब तक हिंदुस्तान है, जब तक जातिवाद रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। बिहार में जो जातिवाद है वो इसलिए है कि शुरुआती से जो बिहार का जो सामाजिक ढांचा है वो जातीय समीकरण इसलिए बना हुआ है कि जो शुरुआती से ही जो सवर्ण वर्ण है हमारे, वो ज़्यादा समृद्ध थे, उनके पास संसाधन ज़्यादा थे। क्योंकि राजनीति ने जब शक्ति के रास्ते खोले राजनीति ने, तो जो सवर्णों के पास संसाधन ज़्यादा थे और उनके ही नेता बने, तो मुझे लगता है कि जातिवाद इसलिए भी अभी ज़्यादा चुनाव में है कि रहता है कि जो ऐसा समझते हैं कि जो हमारे जाति के, जो बिरादरी के जो नेता हैं, इसलिए ज़्यादा विकास हो पाएगा उस जाति के अगर कोई नेता समुदाय बनता है तो। आप फिर रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अगर कोई भी अपनी राय देना चाहता है तो आप दे सकते हैं। जैसा कि आपने बात किया, मतलब रेवेन्यू यानी राजस्व और कैपिटल पूंजी, तो इन चीज़ों में आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो पैसा मतलब जो आ रहा है राजस्व से, आप देखेंगे शराबबंदी के कारण से कई सौ करोड़, कई हजार करोड़, अभी तो आंकड़ा मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, तो इतना हजार जो है शराबबंदी से जो राजस्व आते थे वो बंद हुए। तो अब सरकार को इसके लिए और मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, जैसा कि आप इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं या अलग अलग क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, तो सरकार का जो अंतिम समय में आप देखेंगे अगर, तो मतलब बिहार सरकार का लगभग 40% हिस्सा जो है वो ऋण लेकर जो है वो पूरा कर रहे हैं, योजनाओं में लागू कर रहे हैं। चाहे आप सड़क परियोजनाओं को देखेंगे या जितने भी विकास के आधारभूत संरचनाएं विकसित हो रही हैं, इनमें सभी में आमतौर पर आप देखेंगे कि जो ऋण का पैसा है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो फ्रीबीज की बात, जैसा प्रधानमंत्री अपने सभाओं में रेवड़ियां बांटने की बात करते थे, जो दिल्ली में उन्होंने इस मॉडल के बारे में कहा था, केजरीवाल के बिजली को या पानी को उन्होंने सिरे से नकारा था, लेकिन बाद में जब चुनाव आए गत वर्ष का ही, तो उन्होंने उसमें उसी चीज को लागू किया। बिहार में अभी देख सकते हैं 125 यूनिट जो बिजली है फ्री, वो भी उस चीज को देख सकते हैं। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे जो पूंजी का प्रवाह होता है वो एक जो देश के लिए, हालांकि पैसे देना सही बात है, आप देखेंगे कि बांग्लादेश में भी देखेंगे कि जो सूक्ष्म वित्त का जो पैमाना था, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस चीज को लागू किया और बांग्लादेश एक समय में समृद्ध था, लेकिन बाद में राजनीतिक उथल पुथल हुई और वहां की चीजें गड़बड़ हुई। लेकिन बिहार में भी आप देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह की बात करें, जैसा उन्होंने 10,000 बांटा, तो एक तरह से एक अच्छा है, लेकिन आपका टाइमिंग क्या है और चुनाव क्या है, इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं चुनाव को लेते हुए, हाँ, आपकी मंशा क्या है, तो इस चीज का। और इन्होंने कहा था कि 2 लाख तक हम देंगे, 1,90,000 हम बाद में देंगे, और जनता में और महिलाओं में खासकर हुआ कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो दोबारा पैसा वापस ले लिया जाएगा। तो आप जहां की शिक्षा में देखेंगे, महिलाओं का लगभग 60% केवल साक्षरता है, शिक्षित नहीं, साक्षरता दर है। तो और वहां पे इस तरीके का अगर माहौल आप क्रिएट कर देंगे तो जाहिर सी बात है, जनता में आप इंटरव्यूज देखेंगे बड़े बड़े न्यूज चैनलों का, तो उसमें साफ तौर पर महिलाएं बोल रही हैं कि नीतीश कुमार ने या मोदी जी ने 10,000 दिया, मतलब एक तरह से दीवानी है। आप मीम्स में वगैरह में भी देख रहे होंगे कि गुजरात में या दक्षिण भारत में या देश के अलग अलग भागों में उनके जो हस्बैंड है या बेटा है लगातार धक्के खाता है, गालियां खाता है, लेकिन वो मोदी जी के प्यार में मस्त हैं। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बिहार की पॉलिटिक्स में गुंडाई और पावर के दम पे जीता जा सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे भी जो आप रील वायरल देखते होंगे, अनंत सिंह एकदम दबदबा है, गुंडाई कर रहे हैं खुलेआम। तो क्या गुंडाई और पावर के दम पे बिहार में जीता जा सकता है अनंत सिंह? क्योंकि मेरा ये मानना भी है कि कहीं ना कहीं देखा जाता है, जो छोटी जाति का है ना, जो छोटी जाति का अपराधी है उसको ना बदमाश कहा जाता है, लेकिन कोई बड़ी जाति का अपराधी है ना उसको बाहुबली कहा जाता है। अपराध दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो उपाधि दी जा रही है, किसी को बाहुबली की दी जा रही है, किसी को बदमाश की दी जा रही है। तो ये क्या है? क्या पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती रहेगी बिहार की, गुंडाई और पावरी के दम पे जीता जा सकता है? आपका कहना है?
मेरा इसमें मत है कि आमतौर पर सही आपने बात बोला कि जब से 70-80 के दशक के बाद से ओबीसी वर्गों का, जैसे आप देख सकते हैं आपातकाल के बाद जो सरकारें बनी उसके बाद से, फिर उसके बाद में जब हम बिहार में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई और क्षेत्रीय दल उभार में आया, तो आप देखेंगे शुरुआत में तो कांग्रेस में भी जो है सवर्णवादी लोग ही भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही बाद में धीरे धीरे अन्य जातियों के जो जागरूकता आई, आप देख सकते हैं कुर्मी चेतना रैली या बिहार में जो त्रिवेणी का कॉन्सेप्ट बना, तो इन सब चीजों के माध्यम से जागरूकता आया अन्य जातियों में जो तथाकथित छोटी जातियां या पिछड़ी जातियां कहा जाता है। तो इस उपाधि को कि अगर व्यक्ति अगर वो निम्न जाति का है तथाकथित, तो उस व्यक्ति का जो अगर वो बाहुबली के रूप में बनता है तो वो गुंडा कहलाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये अगर स्वर्ण जातियों में अगर वो गुंडाई करता है तो वो बाहुबली के रूप में जाना जाएगा। उसको इस तरीके से प्रचारित किया जाएगा कि लग रहा है कि बहुत ही पुण्य का काम किया, जैसा कि आप देख सकते हैं रील्स में जिन्होंने छोटे सरकार का आपने नाम लिया। तो ये सोच जो है अभी भी सामंतवादी दृष्टिकोण को, वर्णवादी दृष्टिकोण को दिखाता है कि अभी भी कितना सामंतवादी हम हैं अपने व्यवहार में, और वर्णवादी और जातिवादी भी हैं, और खासकर के उछली जातियों में तो ये देखा जाता है। मैं तो एक मत पे नहीं कहूँगा कि जो केवल गुंडागर्दी और बाहुबल के आधार पर ही चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम और बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से नकारूंगा भी नहीं कि बिहार की राजनीति में या जो क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं उसमें गुंडागर्दी और बाहुबली का योगदान ना रहता हो। अभी आपने अनंत सिंह का जो नाम लिया, ऐसे बहुत सारे आपराधिक जो तथाकथित लोग हैं विधानसभा में, जो अगर आप आंकड़ा निकालें तो आधे से ज़्यादा गुंडा ही हैं, और जिन पे मतलब बलात्कार या आरोप का जो मुकदमा है वो चला है। लेकिन एक चीज़ मैं और इस पे जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो गुंडागर्दी का जो आपने बताया और बाहुबली के आधार पे चुनाव का बताया, केवल इस पे मतलब कि क्षेत्रीय चुनाव ही अगर हम चाहें तो जीत सकते हैं इसका सहारा लेकर। और बहुत पहले ऐसा आज भी, जैसे आरजेडी के लोग इस बार जो चुनाव हुए उसमें बराबर विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अगर आरजेडी जीतेगी, आरजेडी का सरकार आ जाएगा तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। तो भाई जंगल राज अब कहाँ है? क्योंकि अब समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, लोगों की सोच बदल रहा है, जनता शिक्षित हो रहा है ना। तो वो चीजें तो केवल अब राजनीति और गुंडागर्दी के आधार पर ही तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। मैंने कहीं ना कहीं सुना है जंगल राज मोदी का ये नारा है बीजेपी का कि हम जंगल राज को आने नहीं देंगे, हम जंगल राज हटा देंगे, क्योंकि उनका मानना नीतीश कुमार के राज में जंगल राज हुआ ही नहीं, जो हुआ है लालू यादव के समय में। और ये कहीं ना कहीं मैं बात सुनता भी हूँ कि उस समय ऐसा होता था कि अगर आप साफ कपड़े पहन के जा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे आप अमीर घर के हैं, आपका अपहरण हो जाएगा। अगर आपके 2 बेटे दिल्ली में काम करते हैं तो आपका अपहरण हो जाएगा क्योंकि इसका बेटा कमाता है। तो इस लेवल का होता है था। हाँ, अब उतना नहीं होता जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना सही मान लूं या मैं क्या करूं कि हाँ, पहले से अब बिहार में अपराध होते हैं लेकिन अब कम होते हैं। इस बात से मैं, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात इसमें रखी। और इस पर मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि पहले से अपराध की दर कम है। आप देखेंगे हमारे ही आस पटना में ही, पटना राजधानी है, लेकिन राजधानी में ही एसपी के सामने एक बड़े कारोबारी की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद उसके कुछ दिन बाद जब वो हॉस्पिटल में एक व्यक्ति भर्ती रहता है, उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे सिवान में या छपरा के आसपास में या बिहार के अन्य भूभागों में, तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो आप मीडिया की इसमें भूमिका है कि किस घटना को आप प्रचारित कर रहे हैं या किस पर कितना ज्यादा बल दे रहे हैं। तो घटना हम निश्चित रूप में कर सकते हैं कि आंकड़ों में वो चीजें कम हुई है, लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे तो जिस जंगल राज की अवधारणा के बारे में बात करते हैं, उसी जंगल राज के समय आप देखेंगे कि जो जिस प्रकार से निम्न जातियों को अगर बस पर आप चढ़ रहे हैं, तो अगर आप अगला सीट पर बैठ गए हैं तो अगर स्वर्णवादी जाति आएंगे तो आप उसको उठा देंगे। और आप इसके अलावा भी आप देखेंगे कि अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं, अगर वो ब्राह्मण का, भूमिहार का या इसके अलावा राजपूत का अगर टोला है, तो आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, या तो आप हाथ में पकड़िए या साइकिल में तो उसको बांध करके लेके चलिए। तो इस चेतना को लेकर अगर बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, तो
तो मतलब मैं मानता हूं कि उन्होंने एक चेतना भरने का प्रयास किया, हालांकि बाद में चीजें गलत हुई कि कुछ ऐसे, लेकिन अगर आप उनके अलावा अगर चारे घोटाले की भी बात करें या उसके अलावा भी, तो मिश्र जी भी तो उस समय मुख्यमंत्री, तो उस पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो आप किसी चीज को आप पर्टिकुलर चुन करके अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक निष्पक्षता दृष्टिकोण से आप अपना मत रख पाते हैं। तो ये हमारा इस पे राय है। एक नई लहर आई है बिहार में, जी जनस्वराज, जी प्रशांत किशोर, चुनाव से पहले उनके बहुत वादे थे, हम्म, मतलब इंडिविजुअली मेरे को सही लगे। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना, वो बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं, बिल्कुल लेकिन जनता ने अभी उनका साथ नहीं दी। बिल्कुल। और उनका एक नारा भी था कि अगर 25 सीट नहीं ला पाती है जेडीयू या कुछ सीट नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं बनेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। जी। ठीक, तो जन स्वराज की जिस हिसाब से लहर थी ना, कि मैं शायद वो ऑनलाइन ही थी या ऑफलाइन, मतलब निचले स्तर पे भी दिखी, अगर है तो मुझे दिखी नहीं, वो जो था ऑनलाइन था। इससे आप क्या समझते हैं, और क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को आने वाले समय में एक नई दिशा दे सकते हैं? आप दोनों अपनी इसमें मत रख सकते हैं। जन स्वराज के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर ने पिछले 3-4 वर्षों से बिहार में जिस प्रकार की एक लहर चलाई है, न सिर्फ बिहार की राजनीति में चाहे जो मुख्य पार्टियां पक्ष और विपक्षी हों, उनके मुद्दे बदले हैं, अपितु उनका स्ट्रेटजी भी बदला है। और आप देखेंगे उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, इन सब चीजों की बात की है। तो आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर का उस तरह से जो प्रदर्शन चुनाव में नहीं रहा, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि वो हारे हैं। उन्होंने इस प्रकार से एक चेतना लोगों में जागरूक की है। लेकिन बिहार का जो समाज है, आप किसी पर भी मतलब शुरुआत में अपने जाति वालों पर ही भरोसा करता है। और दूसरा बात यह भी है कि आप इसमें देखेंगे कि सवर्ण जातियों ने खास करके प्रशांत किशोर का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाजपा जो है भाजपा से शुरुआत रूप में जुड़ी हुई है और उनके लिए पलायन या इन सब चीज का मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे कि बिहार के ढांचे में तथाकथित पिछड़ी जातियां या ओबीसी वर्ग या एससी एसटी के समुदाय की संख्या अधिक है। आप 10% अगर सवर्णों की बात करें तो बीजेपी से हैं, वो पद पर हैं, अलग अलग उनके पास संसाधन भी हैं, भूमि भी है, और भूमि का असमान वितरण बिहार जैसे राज्यों में तो है ही। तो प्रशांत किशोर का साथ निम्न जाति के लोगों ने दिया क्योंकि उनमें उनको एक उम्मीद दिख रही थी और इस उम्मीद के लिए उन्होंने उस तरीके से करने का प्रयास किया। लेकिन बाकी अन्य लोगों का साथ उनको नहीं मिला। तो तथाकथित जब एक त्रिगुट बनता है, मतलब 3 प्रकार के जो दलें लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है शुरुआत में बात चला कि ये बीजेपी के कोर वोटर को काटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। आप देख सकते हैं क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर है तथाकथित स्वर्ण वर्ग या अब छोटी छोटी जातियां भी, मैंने पहले भी बताया कि ये हिंदुत्व की राजनीति का भी एक कारण रहा था। तीसरी बात यह है कि 10,000 वाला फैक्टर तो काम किया ही, लेकिन प्रशांत किशोर जब वो बात करते थे शराबबंदी को कि जब हमारी सरकार आएगी तो बनने के साथ इस चीज को समाप्त कर देंगे, मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में उनको सोचना चाहिए था, पुनर्विचार करना चाहिए था। आप समीक्षा की बात वो कह सकते थे, डायरेक्ट मतलब लागू कर देने की बात कहना मुझे लगता है कि खास करके महिलाओं में, स्त्रियों में वो संदेह का कारण बना। क्योंकि आज आप देखेंगे कि भले अपराध या बढ़ रहा है, हालांकि जो शराबबंदी की बात उन्होंने लागू की, तो आप देखेंगे कि अब 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो शराब कारोबारी बन गया है। आपको डायरेक्ट रात में ही होम डिलीवरी हो जाएगा। आप इस चीज को जानेंगे। हम क्योंकि मैं बिहार से ही हूँ, एक पटना के गांव से, तो मैं देखता हूँ कि आप इस चीज को देखेंगे कि पहले होता था कि खुलेआम बिक रहा है या गाली गलौज करेंगे, लेकिन आज जो विषैली शराब बन रही है यूरिया डाल करके, लोगों की मौत हो रही है। तो इसमें प्रमुख कारण ये भी है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं शुरुआत से ही अपराध के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को इसके बारे में समीक्षा करने की बात करनी चाहिए थी, डायरेक्ट लागू कर देने की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये बात प्रशांत किशोर से क्या समझते हैं? प्रशांत किशोर ठीक है, उन्होंने राजनीति में एक नई सोच, नई दृष्टि और जो चुनावी के नए मुद्दे, बेरोजगारी, पलायन और स्वास्थ्य शिक्षा पे बात की उन्होंने। लेकिन बिहार की जनता, जैसा कि पहले से होता आ रहा है कि जातीय समीकरण जो चलता है वहाँ पे, उसको लेकर वोट देता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण को अपने से बहुत दूर रखा। और प्रशांत किशोर के हारने के तो बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे कि उनमें एक ये भी है कि वो ग्राउंड लेवल तक जनता से नहीं जुड़ पाए और सोशल मीडिया में ज़्यादा उनकी एक लहर रही। और दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को खुद भी वो चुनाव में खड़े नहीं थे किसी भी उम्मीदवार पद के लिए।
तो ये सब चीजें हैं। और ठीक है, बाकी प्रशांत किशोर आगे की जो राजनीति है मुझे लगता है कि वो बेहतर कर पाएंगे आगे। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। जैसे प्रशांत किशोर के बारे में बात किया गया, उन्होंने जब शुरुआत में वादा किया था कि मैं किसी सीट से चुनाव लड़ूंगा, खासकर तेजस्वी के खिलाफ भी, तो उनका ऐन मौके पर उस चुनाव से एग्जिट कर जाना ये दिखाता है, मतलब जनता में एक सकारात्मक संदेश नहीं गया। क्योंकि जब आपका एक नेतृत्व करता ही, भले वो हार जाते तो कोई बात नहीं था, वो राजनीति में पहली बार थे, आप एक रणनीतिकार से पहले आप जैसा कि यूएन में थे, आप हेल्थ विभाग में, उसके बाद में वहां पे शानदार काम किए, फिर मोदी जी की जो आज जो पब्लिसिटी है उसको चमकाने में मुझे मतलब आप सब जानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर के इतिहास को देखेंगे तो प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उन्होंने सोशल मीडिया को अपना एक प्रमुख औजार बनाया, खास करके युवाओं में, घर घर तक इस बात को पहुंचाया। लेकिन बिहार के लोगों में क्या है कि आपको सुनना अच्छा लगता है, कहा जाता है, कहावत है कि बाकी सब तो ठीक है, खूंटा हम वहीं गाड़ेंगे। मतलब इसका मतलब है कि वोट तो हम वहीं देंगे, खास करके किसी भी चीज, हम एक जातियों के बारे में बात नहीं करें, एक समुदाय के बारे में बात नहीं कहेंगे, आप इसका ढांचा भी देखेंगे, ताना बाना देखेंगे कि ये है। और जब जो जैसा कि मैंने पहले भी 2-3 बार इसी पॉडकास्ट में बताया कि जब भी आप अगर निचली जातियां अपनी चेतना को लेकर जागरूक होती हैं तो आप उसे केवल सीमित कर देते हैं। जब आप सीमित कर देते हैं तो अपने से बाहर सोच भी नहीं पाता है, और आप बड़े हैं, आपके पास संसाधन है, तो बड़ा दिल आपको दिखाना चाहिए। अटल बिहारी जी की पंक्तियों में है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो ये दिखाना बहुत जरूरी है। मेरा एक आखिरी प्रश्न है कुंदन आपसे। जी बताएं। कहीं ना कहीं रही बात उठ रही है, और अभी हमने देखा कि लालू परिवार में इनबैलेंस हो रहा है, परिवार के कुछ लोग छोड़ रहे हैं, उनके भाई ने छोड़ दिया, फिलहाल में उनकी बहन ने भी उनको छोड़ दिया। जी। तो क्या आरजेडी को या यादव समाज को, अब क्योंकि बिहार में यादव मतलब आरजेडी हो गया है, क्या आरजेडी को अपने एक नए नेता की ज़रूरत है? क्या तेजस्वी यादव उसको नहीं संभाल सकते? और मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगा कि वो कहते हैं, बिहार में कहते हैं ना, जातिवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से जातिवाद नहीं हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है। क्योंकि लालू यादव ये नहीं कह रहे कि कोई यादव लड़का बने, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा अगला सीएम बनेगा। अगर वो परिवारवाद नहीं कहते तो ये कहते ना कि बिहार का कोई भी अच्छा यादव लड़का होगा वो सीएम बनेगा। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा सीएम बनेगा। तो क्या आरजेडी को नए फेस की ज़रूरत है जो अध्यक्ष बन सके आरजेडी को और उसको संभाल सके, या बस इतना ही था तेजस्वी का? इस रिजल्ट के बाद जो हमने देखा कि तेजस्वी यादव बस हो गया, आरजेडी समाप्त हो गया। तेजस्वी यादव आरजेडी का देखें तो एक बहुत उभरता हुआ चेहरा है और अपनी ये पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, और इनमें वो क्षमताएं हैं जो एक प्रभावी नेता में होना चाहिए। और लेकिन अभी आरजेडी को संभालने के लिए जो अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार तो मुझे अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ उम्मीदवार है, नहीं, मिल नहीं रहा। तो आरजेडी के लिए तो भी इस पर मैं रख सकता हूँ। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि क्षेत्रीय दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आमतौर पर क्षेत्रीय दल इस कारण से परिवार के बाहर के लोगों को शामिल नहीं करते हैं कि परिवार टूटने का खतरा रहता है। आप देख सकते हैं रामविलास पासवान का जो परिवार था, उसके पहले पशुपति पारस जो थे, उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़कर बना लिया, फिर बाद में चिराग पासवान उसको बनाते हैं तो उनका परिवार हो जाता है। अब अभी आप देखेंगे जीतनराम मांझी का, उनका बड़ा सोच समझ कर उन्होंने अपने पार्टी का नाम हम रखे थे। उन बेटा है, दामाद है, बहू है और बाकी सब लोग हैं। उसके बाद अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटा का नाम देख सकते हैं कि कैसे वो ना तो विधानमंडल में है किसी, या विधान परिषद में भी नहीं है और न ही विधानसभा में नहीं है। लगातार संविधान का अनुच्छेद 164 उसके तहत आप 6 महीने के अंदर आप मंत्री या मुख्यमंत्री जितने भी पद हैं आपकी शपथ ले सकते हैं, बाद में सदन को ज्वाइन करना है। तो आप देखेंगे कि अब बिहार में परिवारवाद का परिवार क्या केवल लालू परिवार है, इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे बिहार के मौजूदा जो गृह मंत्री हैं या डिप्टी सीएम के रूप में हैं, आप देखेंगे जिनका नाम ये चौधरी है, सम्राट चौधरी, हाँ, जिनका नाम सम्राट चौधरी है, जो अभी गृह विभाग संभाल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इनके पिताजी भी राजनीति का बैकग्राउंड रहा है। आप बिहार का भी
कोई ऐसा नेता नहीं देखेंगे, लगभग में, हालांकि ऐसा नहीं है कि लोगों को मतलब मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन विभिन्न पदों पर आप देखेंगे, अभी आप शाम्भवी चौधरी के परिवार को देखेंगे, उनके सांसद से लेकर के हर कोई अपना अपना पद में है। तो आप केवल परिवारवाद के बारे में, केवल लालू परिवार को ही मत देखिए, आप परिवारवाद के बारे में देखना चाहते हो तो हर वह परिवार को देखिए। निश्चित रूप में इस बात को प्रशांत किशोर ने भी उठाया था कि अगर लालू प्रसाद यादव अगर जातिवाद करते तो अच्छा था कि उस जाति के लोगों में भी से कोई अच्छा जो व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था या नेतृत्व करता था, उसको आप मौका दे सकते थे। कोई जरूरी नहीं कि आप तेजस्वी को ही मौका दे सकते थे। तो मैं इसमें देख सकता हूं कि किस प्रकार से आप क्षेत्रीय दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि परिवार के बाहर से भी किसी व्यक्ति को आप शामिल करें, ताकि जनता में एक संदेश जाए कि आप न तो परिवार बात कर रहे हैं और न जाति बात कर रहे हैं। और जो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण को तोड़ना सबसे पहले उन संपन्न वर्गों के हाथों में है जिनके पास सब चीज है, क्योंकि हम अनुकरण उन्हीं का करते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, चाहे संसाधन में बड़े हों, चाहे विचार में बड़े हों। या बड़े होने का मतलब यहाँ पे उस तरह से बड़े होने का नहीं है कि आप बड़े हैं तो अपनी मनमर्जी या जो भी चलाएंगे, मतलब यहाँ पे ये है कि आपको सबको सहभागी बनाकर चलेंगे। जो जन भागीदारी की बात की जाती है या हिस्सेदारी की बात की जाती है, तभी मुझे लगता है कि बिहार की जो राजनीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। और चूंकि आप इस चीज को और अंत में कहना चाहूंगा कि चूंकि आमतौर पर हम राजनीति को या कुर्सी को या पॉलिटिक्स को एक नकारात्मक वे में देख रहे हैं, और देखने का कारण भी है कि आप देखेंगे, हालांकि आपसे एक प्रश्न मिस हुआ, बिहार की राजनीति में जो अलग अलग जो दल हैं या अलग अलग जातियों के बारे में जो गाने हैं, गाने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। आप देखेंगे कि आरजेडी अब कुछ जो गायक या सिंगर हैं उस पर लीगल जो है नोटिस जारी करने वाला है। जी खुद गा रहे हैं। हाँ, मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में। हाँ, तो छाती में। तो ये बात आप देखेंगे कि केवल आप ये आरजेडी का गाना नहीं, आप देखेंगे भाजपा में या जो मांझी परिवार है उनमें या जेडीयू में है, सब में, मतलब आप हर में देखेंगे कि इस तरह से गाने बन रहे हैं। और याद आया, प्रखंड हो या जिला, बबुआ ने से। हाँ, तो इस तरीके के जो गाने हैं, उसके बाद में राइफल से खूंटा ठोकाई, तो इस तरीके के गाने जो हैं आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ व्यक्ति का सोच है और कहाँ इस चीज को हम समझ पाते हैं। तो यही मेरा मतलब मत है कि राजनीति में एक शुचिता होनी चाहिए। क्षेत्रीय दलों को, भाजपा को भी इस चीज को देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार बने हैं सभी को साथ लेकर चलें, क्योंकि निश्चित रूप में जो विपक्ष की संख्या जो कम है, लेकिन सबको साथ में लेकर चलकर अगर हम बेहतर कर पाएं तो मुझे लगता है कि ये जो है शानदार होगा बिहार की राजनीति। आज हमारे साथ थे बिहार के युवा। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, मुझे एक लाइन याद है, एक व्यक्ति रोटी बनाता है, एक व्यक्ति रोटी बनाता है, एक व्यक्ति रोटी बेलता है। एक व्यक्ति रोटी बनाता है, एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक तीसरा व्यक्ति भी है जो न रोटी बनाता है न बेलता है, वो रोटी को सिर्फ देखता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा व्यक्ति कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। जब जब हमारे देश की संसद मौन रहती है, तब तब देश के महान यूनिवर्सिटी, महाविद्यालयों में युवाओं की आवाज़ उठती रहेगी और युवा सरकार से प्रश्न पूछते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।